नमस्कार। कैप फाइनेंशियल सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि क्या आप भी बिजनेस में नगद लेन देन करते हैं तो हो जाए सावधान। कुछ सेक्शन है इनकम टैक्स का जो 40A3 और 269 ST जो अप्लीकेबल है काफ़ी टाइम से। मेरा मकसद थोड़ा सा आपको इससे आगाह करना है, ना कि डराना है। अगर आप बिजनेस करते हैं और कैश में सेल परचेज या एक्सपेंडिचर को करते हैं तो आप अगर बायर हैं या सेलर हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए और देखिए आज छोटा सा 5 मिनट टाइम लगा के कि क्या आपको वाकई कैश में लेन देन करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और देखते हैं कि अगर कैश में अपना लेन देन होता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आवर यूट्यूब चैनल। हमने आज कोशिश किया है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप कैश में लेन देन करते हैं और खुश होते हैं कि आपने कैश में ट्रांजैक्शंस कर लिया है, तो थोड़ा सा आप सावधान हो जाएंगे। उस लिमिट है, उस लिमिट के ऊपर जाने के बाद आपको कैश में लेन देन करना भारी पड़ सकता है। चलिए तो अपने सामने स्क्रीन पे देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैश पेमेंट बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बायर हो और आपने गुड्स को परचेज किया है और साथ ही साथ उसको पेमेंट आप कर रहे हो कैश में, तो कैसा सीन बनेगा पहले वो देखते हैं। आप सेलर से गुड्स परचेज करके लेके आओगे अपने यहाँ और आप क्या करोगे, सेलर को पेमेंट करोगे। अगर वो पेमेंट आपने कैश में किया तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपके ऊपर एक लिमिट के ऊपर, वो लिमिट अभी हम डिस्कस करेंगे, उस लिमिट के ऊपर अगर आप पेमेंट करते हो तो आपके ऊपर धारा 40A3 लागू हो जाएगा और उसके लागू होने के उपरांत आपको जो है वो सारे परचेज और एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपका परचेज या वो एक्सपेंसेस माना ही नहीं जाएगा। राइट, चलिए तो अगर हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर आपने इफ पेमेंट मेड बाय चेक, UPI, RTGS, NEFT, अगर आपने पेमेंट जो है चेक के माध्यम से किया है तब तो कोई समस्या नहीं है। देखिए अपने सामने मैंने एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल डेटा लेने की कोशिश किया है कि आपने सामान खरीदा और उस सामान को बेचा। मान लेते हैं आपका सेल है 1 करोड़ 20 लाख और आपने जो सामान खरीदा है, परचेज किया है गुड्स, वो 1 करोड़ 5 लाख का है और आपके पास अदर एक्सपेंसेस हैं जो हैं वो 10 लाख। तो आपके पास नेट प्रॉफिट निकल के आएगा 120 माइनस 15 माइनस 10 लाख 5 लाख। तो ये 5 लाख के ऊपर ही आपको इनकम टैक्स देना है। लेट सपोज दैट 2.5 लाख माफ है तो 2.5 लाख पे 5% के हिसाब से आपको इनकम टैक्स देने हैं 12,500। लेकिन अगर आपने इसी पेमेंट को आपने ऊपर वाले माध्यम के अलावा यानी कि आपने पे कर दिया जी कैश में, अब क्या सिचुएशन होगा, क्या सीन होगा? सेम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ तक तो 5 लाख का प्रॉफिट आएगा ही आएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ये कहती है कि ऑल्दो आपने 1 करोड़ 5 लाख का सामान खरीदा था, अभी हम मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा आपने कैश में ही पे कर दिया, तो आपको वो खर्चे नहीं माने जाएंगे। यानी कि आपको 5 लाख में वो 1 करोड़ 5 लाख को ऐड कर दिया जाएगा और आपका इनकम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें से जितना आप पेमेंट करोगे कैश में उतना का ही एड बैक होगा। लेट्स एग्जांपल, अगर आपने 1 करोड़ 5 लाख में से 20 लाख का चेक से पेमेंट किया है तो वो एड बैक नहीं होगा। अब सोच के देखिए कि आपके पास केवल कैश में पेमेंट करने के कारण आपका इनकम जो है 5 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 10 लाख कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। उसके ऊपर जो टैक्स आप कैलकुलेट करोगे तो रफली 31,12,500 आएगा। तो कितना बड़ा नुकसान है कैश में पेमेंट करने का। राइट, एक सिचुएशन और देखते हैं, वो देखते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सेलर ने गुड्स को सेल किया, राइट, और बायर ने उसे कैश पेमेंट किया और सेलर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसमें भी एक लिमिट है, वो लिमिट मैं बता रहा हूं आपको कितना है। अगर सेलर ने कैश एक्सेप्ट कर लिया तो उस केस में क्या होगा, सेलर के ऊपर धारा 269 ST लग जाएगा इनकम टैक्स का और इस केस में उसके ऊपर जितना उसने कैश लिया है उतने की पेनल्टी ली जाएगी। टैक्स नहीं,
पेनल्टी, लेट सपोज दैट अगर आपने 100 रुपया कैश में लिया तो 100 रुपये की पेनल्टी लगा देगी गवर्नमेंट, राइट। तो उस केस में आपका ऑल रिसीव्ड पे एज टैक्स, जितना आपने रिसीट्स किया है एक लिमिट के ऊपर वो आपको पे करना पड़ेगा सरकार को। इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। लेट सपोज दैट अगर आपका पेमेंट आपने रिसीव किया है चेक से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका सेल है 1,60,00,000 और आपने परचेज किया है 1,35,00,000 का और आपके अदर एक्सपेंसेस है 15 लाख के, तो आपके पास नेट प्रॉफिट होता है 10 लाख रुपया और 10 लाख के ऊपर जो इनकम टैक्स बनेगा आपका वो बनेगा 1,12,500। लेकिन अगर आपने एक लिमिट के ऊपर आपने कैश में रिसीव किया तो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो यह टैक्स बन रहा था 1,12,500। अब क्या होगा, ऑल्दो ये मान के चलते हैं कि आपने सारा जो सेल है वो किया था और आपने कैश में रिसीट कर लिया एक लिमिट्स के ऊपर, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी धारा 269 ST का। और 269 ST का धारा लगने के बाद आपको ये 100% पेनलाइज किया जाएगा 1,60,00,000 का। यानी कि आपको तो टैक्स देना ही देना है 1,12,500 प्लस 1,60,00,000 की पेनल्टी लग जाएगी। तो कितना हार्मफुल है ये सिचुएशन, थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कि हमारे पास जो ये लिमिट जो निकल के आ रहा है वो लिमिट कितना तक देखना है, उसको एक बार थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि हमारे पास ये लिमिट कितना आ रहा है, तो ये लिमिट को थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस कर देना चाहते हैं कि हाउ मच इज द लिमिट। ये लिमिट जो है वो देखिए, नेचर ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, अगर आप पेमेंट कर रहे थे यानी कि आप बायर हो, आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये लिमिट दिया हुआ है 10,000 रुपये का। यानी कि अगर आपका 10,000 से नीचे का पेमेंट है तो आप कैश कर सकते हो, लेकिन 10,000 से ऊपर का अगर पेमेंट करना होगा तो आपको अभी जो मैंने एग्जांपल बताया वो आपको लग जाएगा बायर पॉइंट ऑफ व्यू वाला। लेकिन अगर आप रिसीट कर रहे हो कैश, यानी कि आप सेलर हो और आप रिसीट्स कर रहे हो, तो ये लिमिट जो है धारा 269 ST में वो लिमिट दिया हुआ है आपके पास, वो है लिमिट 2 लाख रुपए की। यानी कि अगर आप 2 लाख से ऊपर का बिल जो रेज करते हो उसको पेमेंट आप कैश में नहीं लेना, उससे नीचे का अगर बिल है तो आप इजीली आप ले सकते हो, राइट। तो यही डिस्कस किया गया था। यानी कि बायर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये लिमिट यहाँ पे हम यहाँ पे अब लिख देते हैं, ये लिमिट अगर है आपका 10,000 से ऊपर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 से ऊपर है तो ही डिसअलाउ होगा, उसके नीचे है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो पॉइंट जो अभी आपने मैंने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो यहाँ पे हम लिमिट फिर से आपको दोबारा लिख देते हैं। अगर आप सेलर हो तो वो लिमिट कितनी है, वो है आपको 2 लाख। अगर 2 लाख से ऊपर है तभी आपको ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। यानी कि आप किसी को सेल करते हो और वो सेल का अमाउंट 50,000 है, 20,000 है, 10,000 है, तो आपको एज अ सेलर कैश रिसीट करने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको दिक्कत हो जाएगा 10,000 के ऊपर ही। तो बिजनेस एक फेथफुल ट्रांजेक्शन है, एक दूसरे के दोनों की बातों को ध्यान में रख कर चलना होता है। अगर आप सेलर हो और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल सोचोगे तो बात नहीं बनेगी, आपको अपने बायर को भी सेफ करके चलना पड़ेगा। एक थोड़ा सा अपडेट और है इसमें कि लेट सपोज दैट लोग कहते हैं कि नहीं सर, चलिए हम काम करते हैं, हमने बिल जो खरीदा है वो 50,000 का खरीदा है और हम रोज रोज इसको 2-2 हज़ार रुपया करके दिखा देंगे, ऐसा अलाउ नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें ये देखना है कि ये लिमिट जो 10,000 का आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन 1 डे प्लस 1 पर्सन प्लस 2 टोटल मोर देन 10,000। यानी कि एक दिन में अगर बार बार भी पेमेंट अगर करके आप दिखा दोगे तो भी ये सेक्शन लागू हो जाता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मिस्टर ABC ने एक गुड्स आपने किया है परचेज और एक बियरर चेक से पेमेंट कर दिया, यानी कि कैश ही कर दिया। अगर उसने 8,000, 6,000 और 4,000 का पेमेंट किया तो ये तीनों को जोड़ के हम देखेंगे सिंगल डे में अगर 10,000 से पार हो गया यानी कि 14,000 हो गया तो ये धारा लागू हो जाएगा। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास अपडेट जो आपको लेके आए थे हम। कैसा लगा वीडियो आपको, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो किसी और को शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही कुछ अपडेट में, तब तक आप बने रहिए इस चैनल पे।
Thank you for watching the video.